लड़की स्कूल से घर लौट रही थी जब उसने नहीं देखा कि एक वैन उसका पीछा कर रही थी। कुछ सेकंड बाद वैन उसके पास रुकी, दरवाजा बंद हुआ और वैन तेजी से चली गई। लड़की वैन के पीछे बेहोश पड़ी थी, वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। सालों की जांच के बाद भी मामला अनसुलझा रहा, लेकिन एक दिन 11 साल बाद आंखों के नीचे काले निशान लिए वह लड़की अचानक सड़क पर लड़खड़ाकर गिर पड़ी। चिंतित नागरिकों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। एनी, लड़की की मां, ने सुना कि उनकी बेटी लौट आई है। आंसुओं के साथ उन्होंने अपने पति को यह खबर दी। सैम और उनका परिवार अस्पताल की ओर दौड़े। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी लड़की पीली पड़ चुकी थी, लेकिन सैम ने उसके हाथ की बनावट देखकर पक्का कर लिया कि यह उनकी बेटी थी। एलिस आखिरकार थकान से सो गई। अगले दिन लड़की ने अपने अपहरण की कहानी बयान की। पिता इसे और सुन नहीं सके और कमरे से बाहर चले गए, अपने भावनाओं को काबू करने की कोशिश करते हुए। जांच अधिकारी ने सवाल करना नहीं रोका, क्योंकि एलिस को एम्बुलेंस में ले जाते समय वह बार बार एक नाम दोहरा रही थी, सोफी। सोफी भी एक अन्य लापता मामले की शिकार थी। उसे भी एक पीली वैन में अपहरण किया गया था, इसलिए उन्हें जल्दी से सुराग ढूंढना था। शायद सोफी के अभी भी जीवित होने की संभावना थी। इस पल में एलिस व्यथित दिख रही थी। वह वाकई सोफी को जानती थी। चूंकि सोफी अवज्ञाकारी थी, अपहरणकर्ता उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। जब एलिस भागी, वह सोफी को साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन वह इतनी कमजोर थी कि चल नहीं सकी। दंपति ने सोचा कि अब और कुछ बुरा नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत हमेशा उम्मीदों से आगे निकल जाती है। एक नर्स ने उन्हें टेस्ट के नतीजे बताए। एलिस के शरीर पर स्ट्रेच मार्क्स थे, जिसका मतलब था कि उसने पहले बच्चे को जन्म दिया था। पुलिस ने एलिस के भागने के रास्ते के आधार पर जंगल में बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की, लेकिन आखिरकार कुछ नहीं मिला। एलिस आखिरकार घर लौट आई। एनी ने अपनी बेटी को सांत्वना दी और उसे जल्दी आराम करने को कहा। उसके माता पिता के जाने के बाद वह अपनी उंगलियों से खेलने लगी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। वह अपने कमरे में लौटी और बच्चों की तस्वीरों की ओर देखने लगी। एनी के मन में धीरे धीरे एक अनजानी सी भावना जागी, जैसे उनकी बेटी कुछ अजनबी सी लग रही थी। उन्होंने अपने पति को यह बताया, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें सांत्वना दी कि शायद एलिस ने बहुत कष्ट सहे हैं। उसी पल दरवाजे की घंटी बजी। यह जूलियन था, एक अन्य अपहरण मामले की जांच करने वाला जासूस। सोफी के एक साथ बंदी होने की बात सुनकर वह फ्रांस से जर्मनी जांच के लिए आया था। एलिस ने जूलियन को बताया कि वह एक तहखाने से भागी थी। उसने सोफी को साथ ले जाने की भी सोची थी, लेकिन सोफी इतनी यातना सह चुकी थी कि वह चलने की हालत में नहीं थी, इसलिए वह उसे नहीं ले जा सकी। जूलियन ने एलिस से पूछा कि क्या वह जंगल में वापस जाकर भागने का रास्ता ढूंढ सकती है। एलिस का जवाब दोषपूर्ण था। जूलियन ने जल्दी समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। वह और सवाल करने वाला था, लेकिन सैम ने अपनी बेटी की अनिच्छा देखकर जूलियन को सख्ती से जाने को कहा। एलिस ने एक छोटा सा इशारा किया, जिसने उसका ध्यान खींचा। उसे यह परिचित लगा। जूलियन ने सोफी के गायब होने से पहले के फुटेज की समीक्षा की। उन्होंने देखा कि सोफी भी दबाव में वही इशारा करती थी। शायद एलिस वास्तव में एलिस नहीं थी, वह सोफी थी, जिसे कई साल पहले अपहरण किया गया था। जब वह निराशा में था, कुछ अच्छी खबर आई। एलिस जूलियन के प्रस्ताव पर राजी हो गई कि वे उस जगह की तलाश करें जहां उन्हें बंदी बनाया गया था। जाने से पहले एनी एक पीला स्कार्फ लाई। उन्होंने जानबूझकर कहा कि इसे एलिस और उसकी शिक्षिका ने एक साथ बुना था, लेकिन एलिस ने उन्हें सुधारते हुए कहा कि यह उसने और उसके सहपाठियों ने बुना था। मां अपनी ही बात पर भ्रमित हो गई। उन्हें नहीं पता था कि वह अपनी बेटी की परीक्षा क्यों ले रही थी। सेना और पुलिस की दोहरी सुरक्षा में एलिस जंगल के गहरे रास्तों में रास्ता ढूंढती रही। अचानक एलिस रुक गई। उसके सामने एक अदृश्य खाई थी। लड़की तुरंत डर गई और घबरा उठी। सेना ने तुरंत जांच के लिए किसी को भेजा। जूलियन अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए एलिस के पास गया और उससे बात करने का तरीका ढूंढा। जैसे ही उन्होंने एलिस को सोफी कहकर पुकारा, वह अचानक घबरा गई।